हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये जेके शर्मा की बुक में से है। हर एक बुक में यही वाला है, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कांति स्वरूप की हो चाहे एसडी शर्मा हो। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये रीड कर लो। ये मैंने कल आपको भेजा है कि क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ए सब केस ऑफ एलपीपी जो मॉडल है उसी का एक सब केस है। फिर उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, एक बार ये देखो। जैसे हमेशा हमें कैसे गिवन होंगी, इस तरह से मैट्रिक फॉर्म में हमें अवेलेबल होगा, जिसके अंदर यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, डेस्टिनेशन होते हैं, और यहाँ हमारे पास सप्लाई करने वाले S1 S2 ओरिजिन होते हैं। तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, हमारी पहले वाले जो सप्लाई करने वाली फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी है 7, दूसरी वाली जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी है 9, तीसरी वाली जो है हमारी उसकी कैपेसिटी है कोई भी चीज़ प्रोडक्ट करने की 18। अब हमारे पास जो डिमांड है वो पहली जो जगह है वो कौन कितने चाहते हैं, D1 चाहता है 5, D2 को चाहिए 8 और 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप इस वाली सारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अगर देखोगे तो इस तरह एक वेयर हाउस से दूसरे डेस्टिनेशन से या एक फैक्ट्री से वेयर हाउस तक पहुंचाने की जो अरेंजमेंट है मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से होता है। हर एक रो के ऊपर कुछ लिखा होता है, यानी कि इस तरह से सोर्सेज लिखे होते हैं, और ये इसके हर कॉलम के ऊपर भी हमारे पास डेस्टिनेशन वगैरह इस तरह से लिखे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास हर किसी का रो वाइज और कॉलम वाइज कैपेसिटी और डिमांड हमें अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटी को ऐड करती हूँ 18 प्लस में 9 27 एंड 27 में 7 जोड़ते हैं तो ये हो गया 37। कैपेसिटी कितनी होगी 37, और यहाँ से आप 8 + 13 और 7 20 और 30 34 34 हो गए। तो इट मीन्स दिस इज़ द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे डिमांड एंड सप्लाई जब हमारी इक्वल होती है तो इसको हम बैलेंस का ही हम केसेस करेंगे। तो अब जैसे इसने क्या कहा है फार्मूलेट करना, तो फार्मूलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पर यूनिट जो हमारी है कॉस्ट है, पर सेल के अंदर जो लिखी हुई है ये यूनिट, ये हमारी कॉस्ट है। ठीक है, ये I और J है, यानी कि XIJ। I फ्रॉम 1 to 3 लगा लो, 1 2 3 3 रो हैं, फर्स्ट रो को डिनोट करता है और दूसरा कॉलम को डिनोट करता है। तो हमारा अगर हम इसको LPP में फार्मूलेट करें इसको, तो इस मॉडल को तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें मिनिमा ऑफ Z, यानी कि हमें Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कितने में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 19x11, फिर हमारे पास है 30x1 x12 जो सेल का नंबर है, फिर 50x13, और फिर यहाँ पर 10 इंटू में x14। तो ये देखो ये सारा का सारा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी की सारी इस तरह से इतनी सारी हमारी ये सारी सेल हैं वो हमने इस तरह से लिखनी है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट है वो ये देखो कि ये जो हमारे पास है पर सेल हमें मिलेगा, ये देखो 19 इंटू x11, 30 इंटू x12, 50 इंटू x13, इस तरह से हमारे पास 3 इंटू 4 में टोटल जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी हो जाएंगी, 3 इंटू में 4 12। तो ये 12 जो ऑब्जर्वेशन है उनकी कॉस्ट मिला के हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा बनता है। तो ये हमारा Z हो गया, यानी LPP में Z चाहिए तो यहाँ भी हमारा Z हो गया। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स बनाने होते हैं। कॉन्स्टेंट हमारे एक तो ये इसके विद रिस्पेक्ट टू डेस्टिनेशन के विद रिस्पेक्ट टू बनेंगे, और एक हमारे एक सेट हमारा सप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। यानी कि सीधी सीधी बात अगर हम करें तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा है दैट इज़ हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है हमने, x1 जो फर्स्ट कॉलम के सेल की वैल्यू क्या है, x1 2 x1 2 x3, यानी कि इसने पहली वाली हमारे को पहले ये वाला सेट ले लिया, ठीक है, रो वाइज ले लिया। तो यानी कि x1 1 x12 प्लस में x13 प्लस में x14 इज इक्वल टू 17। दूसरी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x21 x22 x23 x24। तो इस तरह से ये देखो सेकंड बन गई, एंड सिमिलरली पहले हमारी रो वाइज 3 लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। तो ये कांस्टेंट हमारा हो गया, ये है हमारा कैपेसिटी का। यहाँ पर क्या है ऊपर जो लिख रखा है, यानी कि रो वाइज हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैपेसिटी। तो मैक्सिमम हमें ये कांस्टेंट लेके हमारी कैपेसिटी प्रोवाइड करनी है हमने 17 19 एंड, और सिमिलरली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी डिमांड क्या है, तो डिमांड इज़ दिस वन, यानी कि x11 x21 प्लस में x31 इज़ इक्वल टू 5।
यहाँ देखो x11 x21 x31 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही दूसरे कॉलम की तीसरे एंड चौथे कॉलम के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड है ये वाली। तो इस तरह से ये देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, दो सेट ऑफ कॉन्स्टेंट हो जाते हैं इसके अंदर। सो दिस इज़ द LPP। और ये जो LPP है इसके अंदर हमारे पास कितने डिसीजन वेरिएबल है, 3 इंटू में 4 आर डिसीजन वेरिएबल। और इसके अंदर हमारे पास जो एलोकेशन, जब हम इनिशियल सॉल्यूशन चाहेंगे तो इसमें इनिशियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होना चाहिए, m + n - 1, यानी कि m हमारे पास 3 है और प्लस में 4 है, -1 है, तो इट मीन्स 6 जगहों पे इस तरह से ऐसे कोस्ट हमारी ऐसे लग जाती है अलग अलग से। कितने मैक्सिमम कितने प्लेसेस पे हमें यूनिट प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ 6। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा का सारा हमने फार्मूलेट कर दिया। और इसको हमने जर्नल LPP की अगर हम बात करें तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, जर्नल LPP में टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं CI इंटू में XI, जिस तरह जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था। दीज आर द CI का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट गिवन होती है जो हमारे को गिवन है मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास सेट कॉन्स्टेंट का सप्लाई वाला बन जाता है, दूसरा डिमांड वाला बन जाता है। तो इस तरह से दिस इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसके बाद हमारे पास जो जर्नल सॉल्यूशन, जो हमें फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वो जो फिजिबल सॉल्यूशन हमें कब, यहाँ पर हमने फिजिबल सॉल्यूशन देखना है, दैट इज़ इक्वल टू टोटल ऑफ डिमांड, यानी कि केवल हम बैलेंस्ड का ही, ये बैलेंस होने चाहिए, नहीं होते तो हमें इम्बैलेंस, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसको हम बैलेंस करते हैं, बट यहाँ हम बैलेंस का ही केस कर रहे हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू दिस, जैसे मैंने बताया था आपको 34 इधर से भी और इधर से भी 34 आ रहा है। सो दिस इज़ द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे इसने लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन, जब हम डिसीजन वेरिएबल पे एलोकेट करेंगे यूनिट, तो वो हमारी रो प्लस में कॉलम माइनस में 1 होनी चाहिए। ये पहले ही मैंने आपको बताया। अगर m + n - 1 है तो हो गया नॉन डिजनरेट, तो हमारे पास डिसीजन हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसको हम डिजनरेट बोलते हैं, इट मीन्स हमें सॉल्यूशन ठीक प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका हम रिमेडी वगैरह करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास फर्स्ट मेथड आ जाओ। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन का, मैंने बताया था कि 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है इनिशियल सॉल्यूशन, दूसरा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पहले हम इनिशियल सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर पहला हमारा मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट मेथड। जैसे कि नाम से ही है कि ये जो है हमारा असाइनमेंट हमने जो करनी है, जो असाइन करनी है यूनिट हर सेल को, कि हम कितने सेल में करें। तो ये अपर मोस्ट जो हमारी सेल है फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जैसे हमारे पास ये देखो ये वाला मैट्रिक्स दे रखा, तो इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, दिस वन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहीं से उनको हमें जितनी डिमांड है, सप्लाई है, जैसे यहाँ पर 5 है और ये हमारी कैपेसिटी 7 है, तो यानी कि हम मिनिमम क्या दे सकते हैं, इसको 5 ही दे सकते हैं। यानी कि मिनिमम क्वांटिटी हम यहाँ पर लिखते हैं इन दोनों में से। इन दोनों को देखते हैं, अगर यहाँ पर 9 होती तो मैं क्या लिखती कि वो क्या दे सकता है, केवल 7 दे सकता है, तो यहाँ मैं 7 अप्लाई करती। तो इस तरह से सबसे पहले हमारे पास क्या है, अपर जो कॉर्नर है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम रो वाइज देखते चलते हैं और असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमारे पास ये दे रखा है, ये जो सम दे रखा है उसने क्या कहा है कि फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड फॉर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कौन सी है, जो अभी हमने जर्नल फॉर्म में लिखी थी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, D1 D2 ये डेस्टिनेशंस हैं, ये सप्लाई है, एंड दिस इज़ डिमांड एंड दिस इज़ सप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास 19 क्या है, ये वाला जो बंदा है ये जो सप्लाई करेगा D1 को 19 रुपीज़ में करेगा, और S2 जो बना रहा है तो वो 70 रुपीज़ में अपनी यूनिट देगा, और S3 अगर इसको दे रहा है तो वो कितने में देगा, 40 में देगा। इस तरह से ये सारी हमारी जो गिवन है ये कॉस्ट पर यूनिट है। लेकिन हमने नॉर्थ वेस्ट है तो आँख मीच के सबसे पहले वाली सेल को ही हमने देखना है कि कितनी यूनिट इसको हम खरीद सकते हैं। तो यूनिट खरीदने का मतलब क्या हो गया, जो जिसने डिमांड की है, कितने की डिमांड की है, 5 की, तो 5 हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है 5। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 होता तो 5 दे सकते, लेकिन अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं कितनी देती, यहाँ पर 4, यानी कि जो लिस्ट है उसको हम असाइन करते हैं। दे दिया मैंने यहाँ पर से 5।
अब 5 दे दिया तो इसके बाद यहाँ हम इस पर क्या है 5 यहाँ हमने दे दिया, ये इसकी डिमांड इसकी पूरी हो चुकी है। सो यहाँ हम और कुछ असाइन नहीं कर सकते, और कुछ डिमांड करने को है ही नहीं। 5 था, 5 हमने 19 रुपीज़ में D1 को प्रोवाइड कर दिया, हो गया बात ये ख़त्म। अब हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट आप ऐसे चलो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर -5 हो गए तो हमारे पास 2 अवेलेबल है अभी देने को। तो यहाँ से हम कैसे चलते हैं, ऐसे चलेंगे अभी नॉर्थ वेस्ट में इसको। तो ये जो यूनिट हमारी है, ये जितनी भी बची हैं वो हमारे पास ये लेनदार है यहाँ पर। यहाँ अगर 1 होता तो हम 1 देते यहाँ पर और नेक्स्ट को देते, फिर ऐसे चलते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 है और मांगने को बहुत सारे हैं, तो येस वी कैन प्रोवाइड 2। और यहाँ पर हम अब हमारे पास क्या है, 0 बची है, तो यानी कि देने को कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि पहला ये असाइन कर दी हमने 5 और ये हमने 2 यूनिट कर दी, और इसकी कहानी होगी ख़त्म, और इस वाले पहले कॉलम की भी कहानी होगी ख़त्म। अब हमने क्या करना है, इससे नीचे स्टेप वाइज चलना है बेटे, ठीक है। तो अब स्टेप से हमने जब चलना है तो यहाँ पर मेरे पास 30 है और इसके सामने 9 है देने के लिए कैपेसिटी, और यहाँ लेने के लिए हमारे पास 2 तो मैं दे चुकी हूँ। तो मेरे पास कितने हैं, यानी कि मैं 6 असाइन कर, 6 रह गए ना, और इसके पास देने को है 6, यस है, तो हम इसको 6 प्रोवाइड करते होते हैं। कितने रुपए में, 30 में। और यहाँ जब मैंने 6 दे दिया तो यहाँ से मैं इसमें 6 माइनस करूँगी, आई गॉट 3, अभी लेफ्ट है मेरे साथ। तो 3 है तो मैं इसके पड़ोसी को, यानी कि यहाँ से फिर वो कैसे चलेगा, स्टेप वाइज चलना है। तो 3 ये, अगर यहाँ लेने वाला है 3, यस ये ले सकता है 3, तो यहाँ पर हमने 3 हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, इसको हो गया। तो अब इसकी भी यहाँ पर हमारे पास यूनिट 0 हो गई, इनको हम और कुछ असाइन नहीं करेंगे, ऐसे काटा लगा देते हैं। और यहाँ से हमारे पास अभी है, यहाँ हमने 6 और 2 8, तो इट मीन्स इसकी भी पूरी हो गई डिमांड, तो यहाँ पर हमने काटा लगा दिया। यस जी, ऐसे हम टक लगा देते हैं कि इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, और इसको भी सारी जो डिमांड थी उनकी मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अब मेरे पास देने को क्या है, कैपेसिटी 18 है, और इसके पास लेने के लिए हमारे पास हैं 7, लेकिन ऊपर से 3 तो आ चुकी हैं, तो 3 आ चुकी हैं, तो रिमेनिंग हम क्या है 7 देंगे। 7 बनाने के लिए 4 ही तो देंगे, 7 बनाने के लिए हमें इसमें से, यानी कि इसको हमने 4 दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, ऐसे लिख लिया करो 14। तो 14 हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले से लेनी पड़ेगी, और नेक्स्ट वाले को देनी है, तो ये लेने के लिए है, यस 14 ही बचे हैं, बैलेंस होगी तो उतने ही बचेंगे। तो आप देखो कितनी खूबसूरती से यहाँ स्टेप बनता जा रहा है, और बैलेंस में अपने आप ही पता लगेगा, जो बची हुई है वहाँ पर हम दे दें, ठीक है। नेक्स्ट अब जो मैंने चेक करना है, हमने ये ज़रूर चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है कि m+n- एलोकेशन हुई है फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो m+1 हुई है, देखो 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास 6 ही है। 6 क्या है, 3 प्लस में 4 माइनस 1, 6 एलोकेशन, यस इनिशियल सॉल्यूशन हमारी हो गई है। तो यही हमारी कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। कॉस्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से हमारे पास पहली जो सेल है उसमें क्या है वैल्यू, 19 इंटू में 5, 6 ऐसे वैल्यू लिख लेंगे। दूसरी वैल्यू हमारी है 30 इंटू में 2, तीसरी वैल्यू है 30 इंटू में 6, प्लस में 40 इंटू में 3, फिर है 70 इंटू में 4, फिर है 20 इंटू में 14, और इज इक्वल टू, यानी कि देखो ये वाली है टोटल कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी, 5 इंटू 19, 2 इंटू यही कर रहे थे हम, 6 इंटू 30, ये मैं सारी चीज़ें ऐसे करे जा रही हूँ मल्टीप्लाई। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहली जो हमारे को D1 को 5 यूनिट मिली है 19 रुपीज़ में, 19 इंटू में 5, 30 इंटू में 2, 30 इंटू में 6, 6 को तोड़ के मिली है पहली यूनिट, दोनों ही 30-30 में है, ठीक हो गया। ये 40 रुपये में मिली है 3 यूनिट इसको, और फिर कुछ बची हुई उसको 70 रुपये में, क्योंकि वहाँ पर बचा नहीं था। तो इस तरह से इसकी जो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, इसकी टोटल कॉस्ट हो गई इज़ इक्वल टू 1015 रुपये। तो इस तरह से हम इनिशियल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके अंदर आप नेक्स्ट जो है